हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, वास्तविक संख्या का सेकेंड नंबर लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या का फर्स्ट नंबर टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को एकदम जीरो से लेकर जीनियस तक की कॉन्सेप्ट को जानने वाले हैं, ताकि जो भी सवाल बनाने में हमें इसकी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है उसको हम आसानी से कर सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ये जो आपका वीडियो लेक्चर है, सेकेंड नंबर लेक्चर है। मैं आपको पहले बताया था कि जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, जैसे कुछ स्टेट होते हैं, जैसे बिहार बोर्ड के बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, इस सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही सीबीएसई के जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि उसको पूरी कॉन्सेप्ट समझने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये जो होने वाले हैं आपको सेकेंड नंबर लेक्चर वास्तविक संख्या का होने वाले हैं। कुछ मोटिवेशन लाइन है आपको कि दुनिया की खूबसूरती आंखों से नहीं ज्ञान से देखी जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ताकि आप ज्ञान की तरफ बढ़ने यहाँ पे आए तो ज्ञान को अच्छे से हासिल करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों। लेकिन पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़ा था संख्या के बारे में, उसको जरा रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए एक डायग्राम की मदद से उसको हम रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था रियल नंबर के बारे में। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है सबको तो हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होती है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया भी था। नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या होते हैं जैसे कि 1 2 3 4, यानी कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद आती है होल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है कि ये भी एक क्या होती है कि नेचुरल नंबर होती है, लेकिन इसमें फिर एक जीरो ऐड हो जाता है, यानी कि जीरो जो जीरो से लेके 1 2 3 अनंत तक जाती है उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है कि होल नंबर में ही जो निगेटिव वाले संख्या होते हैं, -3, -1, -1, ये इन्फिनाइट तक ऐड हो जाती है। ठीक है, तो सब क्या होती है, इंटीजर नंबर होती है। उसके बाद आता है रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होती है कि ये तमाम जो संख्या है, ठीक है, ये जो तमाम संख्या मैंने आपको बताया था उस सब का एक रूप होता है, जो किसी भी संख्या का जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 7/9, उस सारी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती है, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद परिमेय संख्या का अपोजिट होता है एक इरेशनल नंबर। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है कि जैसे कि निगेटिव वाली संख्या होते हैं, जैसे कि √3, ठीक है, √5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। कुछ आते हैं जो पॉइंट में संख्या आते हैं, जो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो सब क्या होता है कि इरेशनल नंबर कहलाती है। तो इसको अच्छे से हमने बताया था पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखें तो वहां पे जाकर के आप देखिएगा, अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। लेकिन एक रिवीजन के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको करा दिया था। और ये तमाम जो हम संख्या पढ़ते हैं वो क्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है बच्चों। ओके, तो आई होप कि आपको पूरा रिवीजन हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्लास 10th की फर्स्ट नंबर चैप्टर का फर्स्ट नंबर टॉपिक क्या था, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं अपने सिलसिला को आगे। देखिए, यहाँ पे हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने से पहले हम कुछ ये तमाम जो डिवाइड है, तमाम जो भाग है, उस पर एक विचार करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 4 प्रकार का डिवाइड लिया है, भाग लिया है। इसमें 3 टाइप का हमें भाग देखने को मिलेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम बात कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे ही जाएंगे, लेकिन कुछ डिवाइड हम बेसिक से चलेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 7 चौका 28, तो नहीं 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, क्या मिलेंगे हमें, 3 मिलेंगे। ठीक है, शेषफल जो मुझे 3 मिला है, उसी प्रकार इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, शेषफल 1 मिल जाएंगे। इसे हम देखेंगे तो 4 छक 24, ये पूरी के पूरी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा था कि बड़ी संख्या को हम भाग करते हैं छोटी संख्या से, बड़ी संख्या को भाग करते हैं छोटी संख्या को,
बड़ी संख्या में भाग करते हैं छोटी संख्या से। अब यहाँ पे बड़ी संख्या में छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग कैसे करें, ये तो बिल्कुल उल्टा है। आप कहिए कि ये सर गलत है, लेकिन हम देखिए जब हम पारा पढ़ते हैं, जैसे कि 6 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, 6 1 जा 6, ठीक है, 6 2 जा लिखते हैं, कितना 12 होता है। अगर हम इसके ऊपर चल जाए तो लिख सकते हैं ना 6 गुना 0, क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। वही पारा यहाँ पढ़ते हैं, जब 6 का पारा 0 में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शेषफल हमें क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे जो 24 है, यहाँ पे जो आपके 24 देख रहे हैं 24, ठीक है, इसे अगर हम मैथमेटिक्स में कुछ लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो 7 है और यहाँ जो 3 है, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 7 गुना अगर 3 कर दें और प्लस में जो मेरा शेषफल बच रहा है, शेषफल 3, इसको ऐड कर देंगे तो ये जो 24 है इसके बराबर हो जाते हैं। कैसे देख सकते हैं, 7 3 21, 21 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये पूरी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो सकते हैं, यहाँ जो बीच में 16 है, 16 को लिख लीजिए। अब क्या ये दोनों को गुना करने पे कितना हो जाएंगे, 5 गुने, एक मिनट जरा, 5 गुने 3 लिख सकते हैं और प्लस में शेषफल क्या है बच्चों, तो 1 है, तो 5 ते 15 प्लस 1 16 का हो रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे एग्जिस्ट कराने की कोशिश करते हैं, क्या है 24 है इक्वल टू में क्या हो जाएंगे, ये दोनों को गुना कर देते हैं, यानी कि 4 गुना 6 और प्लस क्या कर देंगे बच्चों, जो मेरा शेषफल है, शेषफल कितना है 0, तो 4 6 24 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखेंगे क्या यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो 5 अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो 6 है 0 में गुना होगा, 6 जो है 0 में गुना होगा और प्लस में क्या होगा मेरा शेषफल यानी कि 5। अब देखेंगे तो 6 में जब 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे और प्लस का 5 इक्वल टू 5 हो जाएंगे, यानी कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ हमें देखने का चीज़ है, ठीक है। अब देखने की चीज़ ये है कि अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 7 है बच्चों, यहाँ पे जो 7 है, ठीक है, जो मेरा यहाँ पे भाजक है, भाजक से हमेशा क्या आ रहा है कि शेषफल छोटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा भाजक है, ठीक है, इससे हमेशा ये क्या है, छोटा है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा भाजक है ये हमेशा इससे छोटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा भाजक है ये हमेशा शेषफल इससे शेषफल छोटा आ रहा है। समझ आया, कुछ बात समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो लिखिए हाँ गुरुजी, नहीं तो चलिए हम लोग और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मानिए कि मैं अगर हम आपको कहूँगा बच्चों कि क्या, मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कि कुछ संख्या लेते हैं जैसे कि 8 और 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब हम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 चौका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमें शेषफल कितना बचेंगे, 0 बचेंगे। चलिए इस संख्या को रहने देते हैं, साथ में इसको मिटा करके एक संख्या और लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि 2 से हम डिवाइड करते हैं, किसमें, तो 2 से करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम एक बार में लगाएंगे 2 हो जाएगा, क्या बचेंगे शेषफल, 0 बचेंगे। एक संख्या और ले लेते हैं हम 4 को, ये 2 से लगाते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये भी मुझे मिल जाएंगे 2 बार में 4 हो जाएंगे। शेषफल क्या बचेंगे, माइनस करने पे इसका भी 0 हो जाएगा। एक संख्या और ले लेते हैं जैसे कि 5, ठीक है। इसमें जब हम डिवाइड लगाएंगे 2 से तो क्या मिलेगा, देखिए तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, हमें 1 मिलेंगे शेषफल। कुछ संख्या और ले लेते हैं जैसे कि मान लीजिए कि 6, ठीक है, तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। शेषफल मुझे 0 मिलेंगे, ठीक है। अभी तक मैं आपको बताया था कि यहाँ पे जो मेरा भाजक है, यहाँ पे जो भाजक है इससे हमेशा मेरा जो आर है छोटा आ रहा है। यहाँ पे जो मेरा भाजक है इससे हमेशा जो है मेरा आर छोटा है। यहाँ पे जो भाजक है, यहाँ पे आर हमेशा इससे छोटा है। यहाँ पे जो मेरा भाजक है ये भी, इससे भी आर मेरा छोटा है। यानी कि हर एक जो
टर्म बन रहा है उसमें जो भाजक है, भाजक से हमेशा रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो है वो छोटा ही आ रहा है और छोटा ही आता है। आप कह रहे हो ये सर ये तो छोटा छोटा संख्या, कुछ बड़े संख्या पे अप्लाई करके बताइए। तो चलिए मैं एक संख्या ले लेता हूं बच्चों, कितना, तो मान लीजिए कि 52, इसमें हम 2 से करते हैं। अब क्या हो जाएगा, तो 2 दूना क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएंगे, माइनस करेंगे मुझे क्या मिलेंगे 1, यहाँ पे 2 है उतारेंगे, क्या हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएंगे, होंगे बच्चों, माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इतनी बड़ी जो संख्या थी, इससे भी अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भाजक है बउआ, तो इससे क्या आ रहा है, ये छोटा ही आ रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है। इससे हमें अगर पीछे चलते हैं तो हमें इतना बात तो समझ आ गया है कि अगर यहाँ पे भाजक है तो भाजक से हमेशा जो आर होगा वो छोटा ही होगा, हर जगह आप देख सकते हैं। इतना बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है तो बोलिए हाँ गुरुजी। अब देखिए अगर मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे जो हम इस प्रकार से, एक मिनट जरा, इस प्रकार से मैंने कुछ फिगर बना रहा था, ठीक है, तो सपोज मानिए कि यहाँ पे जो बीच में है इसको अगर हम कहें कि ये ए है, ठीक है, अब ये जो यहाँ पे भाजक है बुआ, भाजक को अगर हम कहेंगे कि बी है तो कोई प्रॉब्लम है आपको? मैं मान रहा हूँ हालांकि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा कुछ आया है प्रोडक्ट, यानी कि इसको हम कहेंगे कि क्यू है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ डिवाइड का प्रोसेस करके माइनस कुछ करके यहाँ पे जो मुझे मिले हैं ये आर मिले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं कुछ इसके पास ले जाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो आपका 7 है इसे हम कहते हैं क्या बच्चों, इसे हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। यहाँ पे जो ये मेरा 24 है इसे हम कहते हैं भाज्य, ठीक है। यहाँ पे जो 3 मुझे भाग मिले हैं इसे हम कहते हैं भागफल, ठीक है। और जो नीचे में मुझे मिलते हैं इसे कहते हैं हम लोग शेषफल। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो 24 है इसके रिस्पेक्ट में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम हिंदी में कुछ वर्ड लिखे हैं उसके रिस्पेक्ट में हम कुछ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 24 को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं हम भाज्य। क्या बोल रहे हैं? भाज्य बोल रहे हैं। तो भाज्य इक्वल टू हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए 7 को क्या बोल रहे हैं, भाजक बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे जो मेरा 3 है 3 को हम क्या बोल रहे हैं, भागफल बोल रहे हैं, क्लियर है? अब साथ में जो प्लस है, प्लस में हम क्या बोल रहे हैं, 3 क्या है, शेषफल है। इतना बात हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताया कि यहाँ पे जो 24 है या जो भाजक है, भाजक को हम ए लिख दिए हैं, यहाँ पे जो भाज्य था उसको ए लिख दिए हैं, भाजक है उसको बी लिख दिए हैं, भागफल है उसको क्यू लिख दिए हैं, और यहाँ पे जो शेषफल है उसको आर लिख दिए हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम लिखेंगे तब हमें क्या मिलेगा, और इसके जब रिस्पेक्ट में लिखते हैं वही मेरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ठीक है। इतना जो मैंने प्रोसेस किया है, हालांकि ये जो मेरा विभाजन प्रमेयिका था, ठीक है, विभाजन प्रमेयिका से जो मैंने इतना सारा आपको बता रहा हूँ, हालांकि यही चीज जो हम प्रूफ करते हैं यही मेरा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ठीक है बच्चों। समझ आ गया बात? जब इसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ लिखेंगे तो देखिए भाज्य को हम क्या कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाजक क्या है, बी हो जाएंगे, देखिए यहाँ बी हो जाएंगे, और गुना में क्या है, भागफल क्या है, क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और प्लस में क्या है, शेषफल, यानी कि या आर हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। ये जो मैंने तमाम प्रोसेस जो आपको लिख रहा हूं बच्चों, यही मेरा क्या है, ये जो लिखा हूं मैं, एक मिनट जरा, ये जो मैंने आपको लिख के बताया हूं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हालांकि यही मेरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है, ठीक है। मैंने आपको बताया एक चीज कि यहाँ पे जो है
भाजक, भाजक से हमेशा क्या आ रहा है, शेषफल छोटा आ रहा है, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि अब देखिए हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो शेषफल है, शेषफल का वैल्यू क्या आ रहा है, या तो ये आपका 0 आ रहा है या फिर 0 से बड़ा आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे 1 देख सकते हैं 0 से बड़ा है, 3 देख सकते हैं 0 से बड़ा है, या फिर 5 देख सकते हैं 0 से बड़ा है। तो शेषफल का जो वैल्यू है हालांकि वो 0 से बड़ा आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि जो आर का वैल्यू है, आर का वैल्यू है ग्रेटर देन टू 0 या इक्वल टू, ठीक है। या तो 0 का बराबर आ रहा है आर का वैल्यू, या फिर 0 से हमेशा बड़ा आ रहा है। इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे जो भाजक है वो, तो भाजक जो है वो हमेशा आर से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि आर का जो वैल्यू है, आर का जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन टू किसका, तो बी का। भाजक क्या है, बी, तो हम लिख सकते हैं लेस देन टू बी। इस बात को भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब इसका हम एक क्या कर देंगे, यही चीज़ को हम एक क्या कर देंगे, अप्लीकेशन कर देंगे, यानी कि मर्ज कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा। देखिए ये जो चीज़ें हैं इसी को अगर हम मर्ज कर देंगे तो आगे मुझे क्या देखने को मिलेगा। देखिए मैंने कहा कि यहाँ जो 0 है, ठीक है, 0 से हमेशा क्या हो रहा है कि आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू या तो 0 का बराबर है या फिर 0 से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि आर से हमेशा जो है वो बी का वैल्यू क्या है, बड़ा है, ठीक है। आर से हमेशा क्या है, बी का वैल्यू बड़ा है। तो इस बात को भी, इस बात से आप सहमत है कि नहीं है, आप ये जरूर बताइए, ठीक है। सहमत है कि नहीं है, इस बात से आप सहमत है कि नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरा सिद्ध करके बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा समय लगेंगे लेकिन समझ जाइएगा तो बहुत ही सही रहेगा, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ आया कि नहीं आया, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो ये जो प्रोसेस है मेरा a = bq + r, जिस जो ने मैंने प्रूफ किया है, यही मेरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, तो हमेशा मैंने जो पूर्णांक लिया है वो धनात्मक पूर्णांक लिया है। आपने, मैं बताया था कि ये सब जो संख्याएं हैं एक पूर्णांक है, ठीक है। और क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक है तब धनात्मक पूर्णांक Q और R इस प्रकार है कि Q और R, Q R क्या होता है, तो Q जो मैंने बताया ये, और R जो बताया ये है कि इस प्रकार है कि A = BQ + R, A = BQ + R, जहाँ 0 जो है वो R से 0 है जो है R से क्या है, छोटा है या फिर बराबर है, और R जो है B से क्या है, छोटा है, और यहाँ पे जो इक्वल टू आ गया है, इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं होगा, ठीक है। हमेशा जो होगा बी से आर छोटा ही होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यही मेरा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। बताइए इतना बात आपको समझ आया कि नहीं आया। ये जो मेरा विभाजन प्रमेयिका था इसी से थोड़ा सा कोऑपरेट करे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। समझ आ गया। आगे बढ़े, आगे हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसका प्रयोग करके हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझेंगे। इसी का प्रयोग करके हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझेंगे, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम किसी भी दो संख्या का एचसीएफ निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। क्या हो भाई, अच्छा 1 सेकेंड। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम क्या है बच्चों, उसको समझते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम किसी दो संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। अब आप कहिएगा कि सर मुझे एचसीएफ निकालने का तो कई तरीका मालूम है, जैसे कि पिछले छोटे क्लास में आप पढ़े होइएगा कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा हम किसी दो संख्या का एचसीएफ निकाल सकते हैं। कैसे, तो मैं बताता हूँ। सपोज मान लीजिए यहाँ पे जो संख्या है 12 और 18 है, तो यहाँ पर ले लेते हैं 12 और एक 18। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, जैसे कि 2 से लगेगा कितना हो जाएगा
6 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 3 हो जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे इससे लगाएंगे तो 2 से लगेगा 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे 3 हो जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे जो 12 का भाज्य गुणनखंडन आया है वो उसको लिखेंगे, तो क्या है 2 गुना 2 गुना 3, और यहाँ पे जो 18 का है अभाज्य गुणनखंडन वो क्या है 2 गुना 3 है। अब देखिए HCF निकालने के लिए क्या होता है कि जो दोनों में जो संख्याएं होते हैं, दोनों में जो संख्याएं होते हैं उसको हम लोग उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन निकालते हैं। 2 इसमें भी दिख रहा है और 3 दोनों में दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि HCF ऑफ अगर हम 12 और 18 की HCF की बात करेंगे तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 गुना में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6, ठीक है। तो 12 और 18 का जो HCF आ रहा है वो कितना आ रहा है वो, तो 6 आ रहा है, ठीक है, 6 आ रहा है। अब हम आपको बात करते हैं कि इस प्रकार से जब हम HCF निकाल सकते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग क्यों करेंगे हम इसका HCF निकालने के लिए, ये सवाल आता है। तो देखिए वो जो यहाँ छोटे छोटे संख्या है तो उसको तो हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ बड़े संख्या आ जाए, सपोज मान लीजिए कि 121 आ जाता है, ठीक है, एक संख्या आ जाता है आपको कि 151 आ जाता है, तो इस प्रकार के जो संख्या आते हैं, इससे भी बड़े बड़े संख्या जो होते हैं, इसमें अगर आप 2 से लगाते हैं तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं 3 से भी नहीं लगेगा, अगर आप 4 से लगाते हैं तो भी नहीं लगेगा, 9 से लगाते हैं तो भी नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट आपको जो 121 है ये 11 से लगेंगे, ठीक है। तो इससे भी कुछ बड़े बड़े संख्या होते हैं जो लगते ही नहीं रहते हैं, तो कितना से हम कैलकुलेशन करेंगे, तो वहाँ पे ऐसा नियम कुछ फेल होता हुआ दिखता है और पूरा जानलेवा दिखता है। इसलिए हम यहाँ पे अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो इस 2 संख्या का HCF निकालना मुझे आसान हो जाता है, ठीक है। 2 संख्या का HCF क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे जो 2 संख्या है बच्चों, हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 संख्या है इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो 18 है ये क्या है, बड़ा है किससे, 12 से, इतना बात समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, एक मिनट जरा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है बच्चा, क्या होता है, तो मैं आपको बताया था कि A इक्वल टू BQ प्लस R, और जहाँ आपको 0 जो होता है वो हमेशा जैसे R से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है, और R का जो वैल्यू है B से हमेशा छोटा होता है, ये बात मैंने आपको बताया था। अब हम अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे कि जो बड़ा संख्या है उसको हम लोग A मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बड़ा छोटा अगर पता चल जाता है हमें, तो जो बड़ा संख्या होता है उसको हम लोग A मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। A इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और जो छोटा संख्या होता है उसे हम लोग B मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं, यानी कि B इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम उस प्रोसेस में आते हैं जिस प्रोसेस में मैं आपको बता रहा था कि एक मेथड होता है इस प्रकार से, जहाँ A होता है, B होता है और Q होता है, और जो नीचे आता है वो R होता है। तो यहाँ पे जो एक जगह पे है उसे हम क्या मान रहे हैं, 18 मान रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रोसेस लिखेंगे कि 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाजक यानी कि B 12 हो जाएगा और गुना होगा। उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो चलिए डिवाइड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और भाजक मेरा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसका भाग लगेगा, क्या होगा, एक बार में लगेगा 12 होगा क्या बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 12 से छोटा है,
तो यहाँ पे जो शेषफल है 0 नहीं आया है, तो हम यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखने का कोशिश करेंगे। तो 12 है और गुना में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए 12 कम 12, अब 12 6 कितना हो जाएगा 18 के बराबर हो रहा है। अब कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक हम भाग का प्रक्रिया करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए भाग का प्रक्रिया करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो छोटी संख्या है, ये मेरा जो 6 छोटी संख्या था ये मेरा भाजक बन जाएगा, और जो बड़ी संख्या यहाँ पर 12 था ये क्या हो जाएगा मेरा भाज्य बन जाएगा। ठीक है, अब फिर से लगाएंगे तो अगला टर्म हम लिखेंगे कि यहाँ पे 12 बना है a को। ठीक है, अब जो b बना है वो क्या बना है 6 बना है, यहाँ पे सॉरी इक्वल टू का साइन होगा, इक्वल टू का साइन होगा तो 6 होगा, और गुना में यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा, ये पूरा पूरी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 लिखेंगे और प्लस में जो 0 आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ जहाँ पे भी शेषफल 0 आ जाता है तो वहाँ क्या करते हैं हम लोग रुक जाते हैं, और वहाँ पे जो भाजक होता है, जो मेरा भाजक होता है वही मेरा क्या हो जाता है इस दो संख्या का HCF हो जाता है। यानी कि लिख सकते हैं अतः HCF ऑफ 12 और 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका देखिए यहाँ पे मेरा भाजक क्या है, यहाँ पे मेरा भाजक क्या है बच्चों, देखिए भाजक क्या आया है, लास्ट में भाजक जो आया है 6 आया है, तो इसका HCF 6 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पर भी मेरा क्या आया है 12 और 18 का HCF 6 आया है, और यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंडन का विधि का उपयोग करके भी HCF मेरा क्या आया है 6 आया है। यानी कि दोनों जगह मेरा क्या है HCF समान ही आया है, यानी कि रूल बदलने से मेरा आंसर नहीं बदलेगा, इतना बात याद रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारे NCERT का क्वेश्चन है उसको लगाएंगे और सावधानी पूर्वक से समझेंगे। अगर आपको इतना पढ़ने में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग प्रश्नावली 1.1 का सवाल करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए, जो कि मैंने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो पहला जो संख्या है मेरा 135 और 225, इसका हम लोग निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या में पता कर लेना होगा। तो यहाँ पे जो देखिएगा आप कि 225 जो है ये बड़ा है किससे 135 से है। तो यहाँ पे जो a हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा बड़ा संख्या यानी कि 225। ठीक है, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा छोटा संख्या यानी कि 135। इतना बात से सहमत है। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो a इक्वल टू कहता है BQ प्लस R, जहाँ जो होता है 0 से जो होता है वो R का मान बड़ा होता है। ठीक है, या बराबर होता है, और R का मान से B का मान बड़ा होता है। ठीक है, यही होता है। अब देखिए जब इस फॉर्म को हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक जगह पर क्या लिखा है हमने 225, और इक्वल टू में b के जगह पे मैंने क्या लिखा है 135। अब आगे का पार्ट हमें तब पता चलेगा जब इसको हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम अगर करते हैं 135 और 225 क्या मिलेंगे, एक बार में लगेगा, लगा दीजिए एक बार में, क्या मिलेंगे 135 मिलेंगे। 10 में से 5 15 में से 5 जाएगा तो 10 का शून्य हाथ में कितना बचेंगे 1। अब देखिए यहाँ पे 11 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपको 7 और एक 8 एक 9 बचेंगे, और ये 0 हो जाएंगे 90 बचेंगे। अब साथ में आपको क्या बचेंगे यहाँ पे
5 उतरेंगे। अब देखिए ये कितना का पढ़ा पढ़ेंगे कि 905 के आसपास पहुंच जाएगा। बताइए कितना का पढ़ा पढ़ेंगे बच्चों, बताइए। एक मिनट जरा, यहाँ पे 5 उतरेंगे क्यों, हम तो लगा रहे हैं ना पूरा में। यहाँ पे शेष पर मेरा 90 प्राप्त हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे कि 135 गुना 1 और प्लस में क्या होगा बच्चों, 90 होगा। यहाँ पे जरा सा हमने मिस्टेक कर दिया था, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई मिस्टेक हुआ नहीं है एक्चुअल में। अब देखिए यहाँ पे शेषफल जब 0 नहीं आया है तो आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भाजक है और शेषफल में बड़ा संख्या कौन है मेरा, तो 135 है। तो 135 मेरा क्या हो जाएगा, ए का मान होगा, और जो शेषफल है 90 है तो बी का मान 90 हो जाएगा। आगे का वैल्यू मुझे फिर से पता करना पड़ेगा, यानी कि हम डिवाइड का प्रोसेस करेंगे। 135 कितना बार में लगेगा बताइए, तो फिर से हमें एक बार में लगेगा, क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा होगा। अब देखिए यहाँ मुझे क्या मिलेंगे, 5 मिलेंगे, और 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बउआ, तो 13 में से 9 बच जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कि 45। यानी कि फिर से हम 1 लिखेंगे और प्लस में कितना मिल जाएगा, हमें 45 मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं आया है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे जो भाजक है 90 है और शेषफल 45 है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम b मानेंगे और इसको 90 को a मानेंगे। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ पे 45 गुना क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा बच्चा कि 90 इक्वल टू में 45 गुने 2 और प्लस में 0। अब देखिए जहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा वहीं पे रुक जाएंगे और लिखेंगे कि अतः HCF इक्वल टू ऑफ कितना है संख्या, तो 225 और क्या है 135, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि भाजक क्या है, लास्ट टर्म में जो भाजक है 45 है। ठीक है, 45 यही मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो बताइए ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं है, समझ आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और आगे का जो देखिए यहाँ पे जो आपका 2 सवाल है बच्चों, 2 सवाल है। पहला दूसरा नंबर सवाल ये है, ठीक है, 196 और 38,220। ठीक है, इसका भी आंसर आप क्या करिए कि कमेंट में बताइए कि इसका स्टेप क्या होगा। ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं ताकि जो मैं इतना मेहनत किया हूँ उसका मुझे फल तो मिलना चाहिए ना। अब देखिए तीसरा संख्या जो है यहाँ पे, ये आपका NCERT का सवाल है। आप करके जरूर हमें कमेंट करिएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में इतना पे लगाते हैं कॉमा। और बच्चों जितना भी मैंने थ्योरी कराया है उसमें अगर कहीं पे भी अगर आपको डाउट है तो आपको क्या करना है, उसको कमेंट में लिखना है, उसका आंसर देने का हम लोग काम करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इतने पे लगाते हैं कॉमा। पढ़ते रहिए और जो मैं आपको होमवर्क दिया हूँ 2 क्वेश्चन, उसका आंसर जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं बने तो भी बताइएगा ताकि मैं अगले वीडियो में उसको बना के फिर से आपको समझा दूँ। ओके, मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। ओके, जय हिंद जय भारत।